चलिए आज अब हम लोग देखते हैं इस दूसरे वीडियो में। पहला चैप्टर हम लोग देख चुके थे हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा चैप्टर है 12th क्लास का जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यह दूसरा चैप्टर है। हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें 74 ऑब्जेक्टिव है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम है। तो जितना जल्दी रिवीजन हो जाए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गंधार कला किस कला से प्रभावित थी। तो जो गंधार कला है वो यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है, गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट है मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था, यानी कि जो न्यायिक अधिकारी था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो रज्जुक नाम से हम लोग जानते हैं। मौर्य कला का जो न्यायिक अधिकारी है वो रज्जुक है। जैसे दुर्गपाल हो गया, तो ये जो दुर्ग है उसकी रक्षा करने के लिए ये हो गया दुर्गपाल अधिकारी होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पड़ किस धातु का सिक्का था। तो जो पड़ होता था वो चांदी का होता था, वैसे ही करशापड़ भी होता था, वैसे सिक्के होते थे। तो पड़ जो सिक्का होता था वो किसका होता था, चांदी का होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो सूती वस्त्र के लिए जो है ये जो उरयूर है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं कि बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसके जारी किए, किसने जारी किए। बीड़ा बजाते हुए एक सिक्का जारी हुआ था जिसपे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, और वो समुद्रगुप्त का था। ठीक है, किसका, समुद्रगुप्त का था। नेक्स्ट है कि फाहियान कौन था। तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। कौन था, चीनी तीर्थयात्री था जो भारत की यात्रा किया था, और अपना जो भी यात्रा का एक्सपीरियंस था वो बुक में बताता है और लिखता है। नेक्स्ट है कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो जो हिंद यूनानी है ये लोग जो है ये भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सबसे शुद्ध देखिएगा कुषाण लोग जो है सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की, यानी कि भूमि के दान देने की प्रथा किसने प्रारंभ किया। तो ये जो सातवाहन लोग हैं ये लोग क्या भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत करते हैं। कौन, सातवाहन लोग भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने नंद वंश का शासक धनानंद को पराजित करके अपने गुरु या प्रधान गुरु चाणक्य की सहायता से क्या मौर्य वंश की स्थापना करता है, और यही चाणक्य को क्या बनाता है, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और ये जो चाणक्य होंगे ये एक बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा अर्थशास्त्र, और यह अर्थशास्त्र बुक का संबंध राजनीति से है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ रहता है। ठीक है, इसी को मारकर जो है कौरव वंश की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर के मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो जो मगध की प्राचीन राजधानी है राजगिर होती है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाई गई थी। देखिए वहां से पाटलिपुत्र वैशाली, फिर क्या होगा पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो सब लोग जानता है कि कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, पहला सम्राट था, लेकिन सबसे
आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पहला सम्राट है जो अपना संदेश पत्थर उत्थर पे लिखवाता है। लेकिन अशोक का जो स्तंभ लेख वगैरह है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहेगा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो जो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर जो रहता है उसके राजदूत के रूप में ये पाटलिपुत्र आता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री रहती है हेलेना, उससे कौन शादी करता है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी के साथ में ये कौन आता है? मेगास्थनीज आता है, जिसने एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक की रचना की थी जिसका नाम है इंडिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बुक को याद रखिएगा आप लोग। इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये सब बुक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, इसके कार्यकाल में यह भारत आया था। चीनी यात्री था, ठीक है, चीनी यात्री था फाहियान, ठीक है। एक ह्वेनसांग भी आएगा, वो आगे हम लोग देखेंगे, वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आएगा ह्वेनसांग। नेक्स्ट है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत माने क्या? ऊपर और पश्चिम में, जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला इस क्षेत्र का बात कर रहा है, तो किस लिपि का? तो हम लोग देखेंगे खरोष्टी लिपि का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी, ये भी इंपॉर्टेंट है बुक। कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन किया गया है? तो जो बाणभट्ट है यही हर्षवर्धन का राजकवि रहता है, और इसने कादम्बरी नामक एक पुस्तक की रचना करेगा, और उसमें हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में ही, मतलब शासनकाल के बारे में हर्षवर्धन के बताया जाएगा कादम्बरी में। नेक्स्ट है पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। पंचतंत्र में वही लोमड़ी वाली कहानी है। नेक्स्ट है कि कामसूत्र की रचना किसने की थी? तो कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने किया था। कौन? वात्स्यायन ने। ये सब बुक आप लोग याद कर लीजिएगा। कामसूत्र हो गया, पंचतंत्र हो गया, विशाख दत्त का बताए वो हो गया। कौटिल्य चाणक्य किसके मंत्री थे? तो हम बताए कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ये प्रधानमंत्री के पद पर चंद्रगुप्त इनको नियुक्त करता है। इन्हीं की सहायता से, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की ये गुरु भी रहते हैं, और यही कौटिल्य और या चाणक्य का बुक कौन सा है? अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को जो उदयन है वो सर्वप्रथम इसको राजधानी बनाएगा, ठीक है। कौन? उदयन जो है राजधानी बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में ये 16 महाजनपदों का वर्णन मिलेगा आपको। महावंश में 4 महाजनपद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार करता है। बिंबिसार का ही पुत्र रहेगा अशोक, अशोक का पुत्र रहेगा उदयन, अजातशत्रु का पुत्र रहेगा उदयन। बिंदुसार का पुत्र रहता है अशोक, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक रहता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आएगा? बिंदुसार आएगा। बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं, अशोक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि हम लोग पीछे भी देखे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। पीछे में देखे कि इसी के शासनकाल में फाह्यान आया था। फाह्यान किसके शासनकाल में? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाह्यान चीनी यात्री जो रहता है वो आता है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो यही विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। किनकी? विशाखदत्त की। मेगास्थनीज की कौन सी है? इंडिका है। इसको याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौन सा? अर्थशास्त्र है कौटिल्य की पुस्तक। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, जिसका शासनकाल 323 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक, 323 से 298 ईस्वी पूर्व तक रहता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो हम लोग देखते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद है। ठीक है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो जो समुद्रगुप्त है उसे नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पूछेगा भारत का नेपोलियन कौन है, तो यही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो जो मगध है वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। कलिंग जो है, कलिंग विजय जो कि उड़ीसा में है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख हम लोग को मिलता है। ठीक है। कलिंग विजय के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इतना खून खराबा करता है कि ये देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म को यह अपना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाए थे। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो कनिष्क का राज्यारोहण तिथि 18 ईस्वी है। इसी के उपलक्ष्य में एक अपना संवत चलाते हैं, कैलेंडर समझिए, जिसको शक संवत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो जो धम्म महामात्र है उसको अशोक नियुक्त करता है। ये लोग को बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए अशोक धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो वह मौर्य वंश का शासक रहता है। मौर्य वंश क्या? नंद वंश के धनानंद को मारकर और अशोक मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मौर्य वंश। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो जो गुप्त काल है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्का जारी करने के कारण इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में कला के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है और यहाँ सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए थे। इस वजह से इसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किए थे। कौन? हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। उनको मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ को राजतरंगिणी के लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो यह मौर्य वंश के बारे में प्रशासनिक
जानकारी इन्हीं दो बुकों से मिलती है। इंडिका को कौन लिखा था? मेगास्थनीज लिखता है, जबकि अर्थशास्त्र को कौटिल्य या चाणक्य लिखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो जब ये चाणक्य रहते हैं, यानी कि चाणक्य उसकी रचना करते हैं, तो ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहता है उसी समय में ये अर्थशास्त्र की रचना होती है। नेक्स्ट है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो प्राक मौर्य काल की जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये कौटिल्य है, चाणक्य है, हम लोग इससे पहले देखे हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उदयन, ये सब हर्यक वंश के शासक रहते हैं। मौर्य वंश से आप देखिएगा कौन कौन? तो अशोक हो गए, बिंदुसार हो गए, ये सब क्या है? ये मौर्य वंश के। बिंबिसार हर्यक वंश से है, बिंदुसार मौर्य वंश से है, इतना याद रखिएगा आप लोग। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। जो वज्जी है इसको सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो यह गणसंघ था। गणसंघ का मतलब ये गणतंत्र की तरह ही, जो कुछ क्या बोलते हैं, मतलब एक पार्टी बना लेना, कुछ लोग मिलकर, कुछ राज्य या कुछ क्षेत्र मिलकर एक पार्टी बना लेना, इसलिए इसको गणसंघ के नाम से जानते हैं। वज्जी दुनिया का पहला गणतंत्र भी था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द, जन मतलब क्या होता है? लोग होते हैं। जनपद का मतलब जिला होता है, यानी कि इसका आंसर क्या? जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? जनपद कहेंगे, क्योंकि जहां लोग मवेशी रखते हैं ये सही नहीं है, लेकिन जहां लोग अपना घर बनाते हैं और बसते हैं उसी को हम लोग जनपद के नाम से जानते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्का बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के देखिए, ये चांदी और तांबे के बने होते थे। क्या चीज? चांदी और तांबे की, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों सही होगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? देखिए, अशोक जो है ये ब्रिटेन में इसका बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं होता है। जापान में आज भी देखने को मिलता है। श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजता है श्रीलंका। सीरिया में भी हम लोग को देखने को मिलता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की यह रचना है। इसी इंडिका से ही हम लोग को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है हम लोग को। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म की शुरुआत हम आप लोग को पीछे भी देखे कि अशोक करता है। कौन? धम्म की शुरुआत अशोक करता है। नेक्स्ट है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो जो महावीर है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों, यानी कि 23वें गुरु जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन से? 23वें है। महावीर 24वें तीर्थंकर रहते हैं। पहले से जो 4 सिद्धांत आ रहे थे उसमें एक ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर जोड़ देते हैं उसमें। अब देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध है तो हम लोग देखेंगे कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग, यानी कि अशोक के राजा बनने के 8वें वर्ष में 269 ईस्वी पूर्व में अशोक राजा बनता है। उसके 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म को अपना लेगा और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही ये धम्म महामात्र की नियुक्ति करेगा और वही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी भूमिका निभाएंगे। उसके साथ साथ और लोग भी रहते हैं। नेक्स्ट है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया?
तो यह अजात शत्रु करता है। अजात शत्रु जो है यही वजी संघ में फूट डाल देगा, और जो वजी संघ आपको पीछे बताए हम उसमें फूट डालकर और वैशाली वगैरह या वजी पर अपना कब्जा कर लेगा। ठीक है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जो जीवक है ये हर्यक वंश में जीवक नाम के एक वैद्य थे जो हर्यक वंश में अपना के राज वैद्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है क्या कि ये जो सुदर्शन झील है ये अपने खर्चे से क्या इसकी मरम्मत कराता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर किया था? तो जो पाटलिपुत्र की स्थापना है, देखिएगा उसके उत्तर में गंगा है, तो पश्चिम में सोन है, तो दक्षिण से पुनपु नदी आती है, यानी कि तीनों नदी के संगम पर ये पाटलिपुत्र, यानी कि इन सभी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हुणों को परास्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है। स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया था, यानी कि हराया था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। ठीक है। नेपोलियन जो है यूरोप का समुद्रगुप्त रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने राज्य जीता था राज्य को, वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यूरोप को जीतते हुए आगे बढ़ते हुए चला गया था। इसलिए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, जबकि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो हम लोग पीछे भी देखे थे कि सातवाहन लोग भूमिदान के बारे में उन लोगों के भी अभिलेख में मिलता है, और गुप्त वंश में भी मिलता है। तो प्रभावती गुप्त जो है इनके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो ये हम लोग देखेंगे सातवाहन काल का भूमिदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है सातवाहन काल से या सातवाहन वंश से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 510 ईस्वी में 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो जो हम लोग देखेंगे कि एरड़ अभिलेख है, एरड़ अभिलेख, वही उसी में सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा महेंद्र इसके पुत्र रहेगा, संघमित्रा इसकी पुत्री रहेगी, पीछे भी डिस्कस किए, को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? ठीक है। केवल इसके अभिलेख को आधार बनाकर क्या इतिहास लिखने का प्रयास करता है? तो डीआर जो भंडारकर रहते हैं, ये इनके अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया था। डीआर यानी कि देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो है वो इनका इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो जो मौर्य कला है उसका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना उसका स्तंभ लेख है। ठीक है। स्तंभ लेख जो कि देखिएगा आप लोग कि उसी पे जो अशोक का भी अभिलेख मिलेगा, लेख मिलेगा। स्तंभ लेख पर सबसे ज्यादा सूचना अपना दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त के काल में हम बताए कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आता है, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, ये चीनी यात्री रहता है। वेन सांग जो है
हर्षवर्धन के कार्यकाल में आएगा। वेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आएगा। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो यह मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज जो है वो किसके राजदूत के रूप में आया था? आप लोग ऊपर में डिस्कस हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका राजदूत था ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी है, प्रयाग प्रशस्ति के जो अभिलेख रहते हैं उससे समुद्रगुप्त के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति ईरानी के अभिलेख के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इससे हम लोग को समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उनके ही दरबार में 9 लोग थे, उन्हीं को नवरत्न के रूप में जाना जाता था। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। तो कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने किया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत हम लोग देखें कि अशोक करता है। प्राचीन काल में अशोक जो है अभिलेखों की शुरुआत करेगा। किस शासक को प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तब मेगास्थनीज जो है वो भारत के जो समाज है उसको 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे कोई मानने को तैयार नहीं है कि भारत के जो समाज है वो 7 वर्गों में विभाजित था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, वो राष्ट्रकूट वंश जो है उसने कराया था। देखते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के गंधार में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत हम लोग देखे पीछे भी कि अशोक करता है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करता है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग लेके नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएंगे। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, और आगे हम लोग डालते रहेंगे वीडियो। थैंक यू।